दिवाली की रात को मैं अपनी पत्नी को बाजार शॉपिंग कराने ले गया। वह बहुत खुश थी, लेकिन एक दुकान पर पहुंचते ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने उस दुकानदार को देखा। वह कोई 15 साल का लड़का था। मेरी पत्नी तुरंत ही डर के मारे घर लौट आई। डर के कारण उसे बुखार चढ़ गया। मैं उसकी हालत देखकर परेशान था और जिज्ञासा के चलते मैं फिर उसी दुकान पर गया। दुकान बंद थी, बस नीचे से थोड़ा सा शटर खुला हुआ था। मैं झुककर जैसे ही अंदर गया, मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वहां मेरी पत्नी के जैसे ही हम उस चूड़ियों की दुकान में दाखिल हुए थे, मेरी पत्नी ने घबराते हुए कहा, अनिल, मेरा दम घुट रहा है, चलो यहां से। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, अभी तो तुमने चूड़ियां पहनकर देखी भी नहीं, फिर ऐसे ही वापस चलें क्या? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा मन नहीं कर रहा। बहुत देर हो गई है, घर में मम्मी पापा अकेले होंगे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसे कभी मेरे माता पिता की इतनी चिंता नहीं रही थी। फिर आज अचानक उन्हें याद करना मेरी समझ से बाहर था। उसी दुकान के काउंटर पर मुझे हल्के नीले रंग की चूड़ियां दिखाई दीं। यही रंग था जिसे हम पूरे बाजार में ढूंढ रहे थे और जो अब तक नहीं मिला था। मैंने कहा, प्रिया, देखो, तुम्हारे जोड़े के रंग की चूड़ियां यही हैं। बस 2 मिनट में अपने हाथ का साइज बताकर खरीद लो। लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गंभीरता से बोली, अनिल, मुझे अब वो चूड़ियां नहीं चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरा दम घुट रहा है यहां पर। इसके बाद वह ज्यादा रुकी नहीं और वापसी के लिए चल पड़ी। दुकानदार लड़के ने हैरत से हमें मुड़ते हुए देखा और पूछा, भैया, भाभी को क्या हुआ? मैंने सख्त लहजे में कहा, कुछ नहीं, और हम वापस आ गए। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाम से वह कह रही थी कि उसकी शॉपिंग अभी अधूरी है, और अब जब मैं उसे शॉपिंग कराने लाया तो वह बिना कुछ खरीदे ही वापस चली आई। हम पहले ही 8-9 दुकानें घूम चुके थे और हर जगह मैंने प्रिया को समझाया कि किसी और रंग की चूड़ियां ले लो, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही कि वही रंग चाहिए जो उसके जोड़े के साथ मेल खाए। अब जब वही रंग हमें मिल गया तो उसने लेने से मना कर दिया। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। हम दोनों घर वापस आ गए। शॉपिंग के बाद हमें बाहर खाना भी खाना था, लेकिन अब मेरा मन खराब हो गया था। मैंने एक नज़र प्रिया की तरफ डाली। वह बिल्कुल चुप थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। मैंने उससे कारण पूछना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गया कि अगर उसे बताना होगा तो खुद ही बता देगी। घर पहुंचे तो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे थे। पहले जब भी हम बाहर से लौटते, प्रिया सबसे पहले बच्चों से मिलती, बातें करती और उन्हें सारी बातें बताती। लेकिन इस बार वह सीधे अपने कमरे में चली गई। उसकी यह खामोशी या ठंडापन मुझे बहुत हैरान कर रहा था। बच्चों को उनका सामान देने के बाद मैं कमरे में गया तो वह कंबल ओढ़े लेटी थी। मुझे उस पर जितना गुस्सा था, वह सब गायब हो गया और उसकी हालत देखकर मैं चिंतित हो गया। प्रिया, प्रिया, उठो, मेरी बात सुनो। मैंने 2-3 बार उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। मैं पास गया और फिर से उसे जगाने की कोशिश की। तब वह धीमे से बोली, अनिल, इस समय मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। कृपया मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन यह तो बताओ कि हुआ क्या है? उस दुकान में जाते ही तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अचानक एकदम शांत क्यों हो गई? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ, बस वहां बहुत भीड़ थी। दिवाली थी, लोग ज्यादा थे, शोर, ट्रैफिक, सब कुछ बहुत ज्यादा था। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। इसीलिए वापस आ गई। कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। यह कहकर प्रिया ने फिर से कंबल ओढ़ लिया। मैं हैरानी से खड़ा उसे देखता रहा। उसकी कही बात पर यकीन तो था, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। मेरे अंदर से एक आवाज कह रही थी कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे मैं पूरी तरह अनजान हूं। वह दिवाली मेरी जिंदगी की सबसे अजीब दिवाली की रातों में से एक थी, क्योंकि प्रिया से शादी को हमें 12 से 13 साल हो चुके थे, और इन सालों में मुझे याद नहीं कि हमने कभी दिवाली यूं खामोशी और बोझिलपन के साथ बिताई हो। हर साल वह बच्चों को मम्मी पापा के पास छोड़कर मेरे साथ जाती थी। हम बाजार में घूमते, खाना खाते, आइसक्रीम खाते, शॉपिंग करते। घर लौटते तो बच्चे हमें गले लगाते। वो बच्चों को खाना खिलाती, फिर उनके हाथों पर मेहंदी लगाती और मैं टीवी देखने बैठ जाता। जब वह मेहंदी से मुक्त हो जाती तो केक बनाती।
यूं हमारी रात खुशी और रौनक से भर जाती। लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। मम्मी ने भी चिंता से पूछा, अनिल, क्या प्रिया की तबीयत ठीक है? जब से वह घर आई है तब से कमरे में ही बैठी है। क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? मैंने इनकार में सिर हिलाया और कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां प्रिया का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया था, इसलिए वह कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर में तबीयत ठीक हुई तो उठ जाएगी। मम्मी चुप हो गईं। बच्चे भी काफी परेशान दिख रहे थे, तो मैं उनके साथ बैठकर खेलने लगा। 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन प्रिया कमरे से बाहर नहीं आई। तो मैं अंदर गया। देखा तो वह सामने दीवार को घूर रही थी। मैं उसके पैरों के पास जाकर बैठ गया और नरमी से पूछा, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। देखो, जो भी हुआ है, मुझे बता दो। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें सब बता दूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखा। वह काफी खोई खोई सी लग रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। ऐसी क्या बात है? क्यों नहीं माफ करूंगा तुम्हें? आखिर तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन तुम्हारी क्या गलती थी? अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वह मुझे बताना नहीं चाह रही, और अगर बता भी रही है तो इतने इशारों में कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने मेरी ओर सपाट निगाहों से देखा और फिर साइड टेबल पर रखा पानी से भरा जग उठाकर जमीन पर दे मारा। मैं उसकी यह हरकत देखकर हैरान रह गया। समझ नहीं आया कि क्या कहूं। शोर सुनकर मम्मी पापा और बच्चे भी कमरे में आ गए, लेकिन तब तक प्रिया की हालत और बिगड़ चुकी थी। वह पागलों की तरह अपने बाल नोच रही थी। जब बाल नोचकर थक जाती तो खुद को ही थप्पड़ मारने लगती। बच्चे यह सब देखकर रोने लगे। मैंने प्रिया को कंधों से पकड़कर झोरते हुए कहा, होश करो, बच्चे भी यहां हैं। तुम्हारी वजह से वे डर गए हैं। लेकिन उस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी मानसिक हालत और बिगड़ती जा रही थी। मैं बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि मम्मी उसके पास रुक गईं, लेकिन वह उनसे भी संभाली नहीं जा रही थी। मैंने डॉक्टर को फोन किया और घर बुलाया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, इन्हें किसी बात का गहरा मानसिक आघात लगा है। शायद कोई पुरानी बात अचानक याद आ गई हो, जो अब तक इन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। मैं चुप रहा। डॉक्टर ने प्रिया को नींद का इंजेक्शन दिया और चला गया। बच्चे भी रोते रोते सो चुके थे, और मैं मम्मी पापा को दवाई देकर उनके कमरे में सुला आया। फिर खुद ड्राइंग रूम के सोफे पर लेट गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्या और क्यों हुआ। मेरी और प्रिया की शादी को 12 से 13 साल हो चुके थे, और इन सालों में मैंने अपनी पत्नी को कभी इतनी टूटी और बेसुध हालत में नहीं देखा था। वह हमेशा हंसमुख और खुशमिजाज रही थी। हमारी शादी भी बहुत अच्छे माहौल में हुई थी। बस शादी के कुछ समय बाद मेरी बहन घर से भाग गई थी, और यह घटना मेरी शादी के लगभग 1 महीने बाद की थी। लेकिन उसका हम दोनों पति पत्नी से कोई सीधा संबंध नहीं था। इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था जो उसे अब जाकर इतना तकलीफ दे सकता था। तकरीबन आधी रात का समय था जब वह चौंक कर उठी और मुझे देखकर बोली, राहुल जिंदा है। तुमने देखा था ना? वह जिंदा है। ये देखो, अभी मेरे हाथों से खून भी नहीं उतरा और वह जिंदा है। मैंने हैरानी से उसे देखा और धीरे से कहा, प्रिया, तुम क्या कह रही हो? इस वक्त तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें सोचना बंद कर देना चाहिए। नहीं नहीं, राहुल जिंदा है। वह मुझे मार डालेगा। वह घबराई हुई लग रही थी। मैंने नरमी से उसका हाथ थामने की कोशिश की तो वह झटके से पीछे हट गई और बोली, तुम मुझे कैसे छू सकते हो? तुम्हारे हाथों में भी खून लग जाएगा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बस मुझे बचा लो। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है, मुझे बचा लो। वह मुझे मार डालेगा। वह पूरी तरह से घबराई हुई और मानसिक संतुलन खोई सी लग रही थी। मैंने पास रखी नींद की गोली पानी के साथ उसे दे दी और कुछ ही देर में वह सो गई। लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह किसके कत्ल की बात कर रही थी। क्या प्रिया किसी को मार सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसी वक्त अपने इस ख्याल को नकार दिया और मोबाइल चलाने लगा, लेकिन चैन नहीं आ रहा था। मैं मम्मी के पास गया और कहा, आप कुछ देर प्रिया के कमरे में बैठ जाइए। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तब तक जागती रहिएगा। वो मेरे कमरे में आ गईं तो मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। मेरा रुख उसी दुकान की ओर था,
जहां प्रिया की हालत इतनी खराब हो गई थी। मैं वहां गया तो देखा कि अभी तक वह दुकान खुली हुई थी। मुमकिन था कि दिवाली की सुबह तक खुली रहती, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने दुकान को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया जिसे मैं जानता हूं। मैंने अपने मोबाइल में प्रिया की तस्वीर निकाली और दुकानदार को दिखाते हुए पूछा, भाई साहब, क्या आप इस महिला को जानते हैं? दुकानदार ने नहीं में सिर हिलाया। मैंने उससे विनती की और कहा, कृपया अपने दुकान के कर्मचारियों से भी एक बार पूछ लीजिए। एक एक कर वहां जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे, मैंने उन सभी को प्रिया की तस्वीर दिखाई और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी प्रिया को नहीं जानता था। फिर मैंने आखिरी बार यह सवाल किया, क्या यह महिला पहले कभी आपकी दुकान पर आई है? पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। मेरी परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मुझे पहले यही लग रहा था कि शायद उस दुकान से किसी जान पहचान वाले का सामना हुआ होगा, इसलिए वह घबरा गई और वहां से चली गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं चुपचाप वापस घर आ गया। मम्मी मेरे आने के बाद अपने कमरे में चली गईं और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गया। फिर अचानक मेरे मन में एक विचार आया और मैं स्टोर रूम में चला गया। प्रिया की पुरानी डायरियां वहीं रखी थीं। उसे डायरी लिखने का बहुत शौक था और उसने अपनी जिंदगी की तमाम अहम घटनाओं को अपनी डायरी में दर्ज किया हुआ था। पहले वह रोज डायरी लिखती थी, लेकिन जैसे जैसे जीवन में व्यस्तता बढ़ती गई, डायरी लेखन केवल खास घटनाओं तक सीमित हो गया। 5-6 डायरियां देखने के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं वापस कमरे में लौट आया और उन डायरियों को अलमारी में वापस रखना भी भूल गया। सुबह हो चुकी थी। मैंने प्रिया से रात वाली घटना के बारे में कुछ नहीं पूछा और उसने भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझा, बल्कि वह बड़े सुकून से बच्चों को दिवाली के लिए तैयार करने लगी। मैं अंदर ही अंदर परेशान था और उससे पूछना चाहता था, लेकिन सोचा दिवाली के दिन मुझे चुप ही रहना चाहिए। पूरा दिन अजीब तरह से बीता, क्योंकि बीती रात की घटना का असर हम सबके मन में बना हुआ था। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। किसी ने उस घटना का जिक्र नहीं किया। प्रिया भी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रही। एक दिन सृष्टि मेरे पास आई। उसने हाथ में एक पुरानी सी डायरी पकड़ी हुई थी और कहा, पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। जब आप खाली हो तब बताइएगा। मैं कमरे में बैठा समाचार देख रहा था। सृष्टि की उम्र 10 से 11 साल रही होगी और वह उस समय बहुत गंभीर लग रही थी। वह बहुत बातूनी नहीं थी, बस जो पूछा जाए उसका जवाब दे देती थी। मुझे आज तक कभी याद नहीं कि सृष्टि ने खुद आकर मुझसे कोई बात करने की इच्छा जाहिर की हो। वह अपनी माँ के ज्यादा करीब थी। मैंने नरम लहजे में कहा, क्या बात है बेटी, इधर आओ, मैं फुर्सत में हूँ, बताओ, क्या बात करनी है? उसने सिर हिलाकर मना किया और कहा, नहीं पापा, मैं ये बात घर में नहीं कर सकती। आप मुझे बाहर ले चलिए, लेकिन मम्मी को प्लीज मत बताइएगा। मैं हैरान रह गया कि ऐसी कौन सी बात है जो वह मुझसे करना चाहती है। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, मैं फुर्सत में हूँ, चलो बाहर चलते हैं। वह बोली, मैं बस जूते बदल कर आती हूँ। प्रिया ने मुझसे पूछा भी कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बात टाल दी और कहा, बस ऐसे ही, सृष्टि को कुछ सामान लेना है, वही लेने जा रहे हैं। हम दोनों जब मुख्य सड़क पर पहुंचे तो सृष्टि सोचती हुई बोली, पापा, क्या मम्मी कभी कोई गलती कर सकती हैं? मैंने हैरानी से पूछा, क्यों बच्ची, क्या बात है जो तुम इतना रहस्य बना रही हो? जो भी बात है खुलकर बताओ। वह फिर बोली, नहीं पापा, आप बताइए ना, क्या आपको लगता है कि मम्मी कभी कोई गलती कर सकती हैं? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, गलतियां तो सबसे होती हैं, तुमसे भी होती होंगी, तो इसमें अजीब बात क्या है? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, पापा, क्या मम्मी किसी को मार सकती हैं भला? मैं मुस्कुरा दिया और बोला, बचपन में तो तुम लोगों की पिटाई की थी उन्होंने। एक बार तुम्हारी मम्मी ने भूल गई हो, मैं याद दिलाऊं क्या? मैंने माहौल को हल्का फुल्का करने की कोशिश की, लेकिन वह काफी गंभीर लग रही थी। उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही मुस्कुराई। इस बार मुझे भी गंभीर होना पड़ा। मैंने एक जगह जाकर गाड़ी रोक दी और संयम से पूछा, सृष्टि, जो भी बात है मुझे खुलकर बताओ, क्योंकि अब मैं वाकई परेशान हो रहा हूं। पापा, ये देखिए। उसने एक डायरी मेरे सामने रख दी। मैं उस डायरी को अच्छी तरह पहचानता था।
ये मेरी पत्नी प्रिया की ही डायरी थी, लेकिन काफी पुरानी। इसमें क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। वो नरमी से बोली, पापा, क्या मम्मी किसी को मार सकती हैं? इस पर मैं हंसते हुए बोला, देखा नहीं था? पिछले दिवाली हमारे घर एक चूहा आ गया था। तब तुम्हारी मम्मी उसे मारने की बजाय खुद ही कमरे में जाकर छुप गई थी। भला वो किसी को क्यों मारेंगी? नहीं पापा, क्या मम्मी किसी की जान ले सकती हैं? इस बार सच सच बताइए। अब मैं भी गंभीर हो गया। क्या बात है सृष्टि? साफ साफ बताओ, किसकी जान ली है तुम्हारी मम्मी ने? उसने डायरी मेरी ओर करते हुए कहा, इसमें सब कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए। और अब मुझे घर वापस जाना है। मैं डायरी पढ़ने लगा तो उसने मेरे हाथ से लेकर उसे गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दिया और कहा, अभी मत पढ़िए, जब अकेले हों तब पढ़िएगा। और खबरदार, किसी को भी मत बताइएगा कि मैं ये सब जानती हूँ। सृष्टि, तुम मुझे डरा रही हो। अब मैं वाकई डर गया था। मुझे अब जल्दी थी कि किसी तरह वह डायरी पढ़ सकूं। मैं तेजी से गाड़ी चलाते हुए घर पहुंचा तो देखा प्रिया चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। मैंने डायरी अभी गाड़ी में ही छोड़ दी और प्रिया से जाकर उसका हालचाल पूछा। वह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन खोई खोई लग रही थी। यार, बहुत परेशान कर रखा है तुमने कल से, मैंने हल्के फुल्के लहजे में कहा। तो वो मुस्कुराई और बोली, एक बात पूछूं तुमसे? मैंने भौं उठाकर इशारे से पूछा कि पूछो। वह नरमी से बोली, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे अतीत की कोई गलती तुम्हारे सामने आ गई हो? मैं सोच में पड़ गया और कहा, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्यों? क्या तुम्हारी कोई गलती सामने आ गई है? वह सिर हिलाकर कमरे से बाहर चली गई। मैं भी उसके पीछे बाहर आया और कहा, यार, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। उसने कुछ नहीं कहा और मैं घर से निकल आया। अब मेरा रुख किसी लाइब्रेरी या पार्क की ओर था, जहां बैठकर मैं शांति से वह डायरी पढ़ सकूं। लेकिन फिर मैंने गाड़ी को एक छायादार जगह पर रोक दिया और गाड़ी के अंदर बैठकर ही डायरी पढ़नी शुरू कर दी। मुझे राहुल से बेहद नफरत है। वह जब से मेरी जिंदगी में आया है, मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। जिस तरह वह मुझे देखता है, मुझसे बात करता है, वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सो रही थी। उसने आकर मुझ पर पानी फेंक दिया। जब मैं उठी तो पूरी तरह भीग चुकी थी और वह खड़ा हंस रहा था। मैंने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी तो मम्मी ने उल्टा मुझे ही मारना शुरू कर दिया। अभी डायरी लिखने से पहले मैं अपने घावों पर मरहम लगाकर बैठी हूँ। कसम खाती हूँ राहुल, अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। डायरी का यह पृष्ठ पढ़कर मैं हैरान रह गया। राहुल कौन है? और प्रिया ने मुझे कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया? ये वाकई चौंकाने वाली बात थी। वैसे भी वह अपने आप में गुम रहती थी। जितनी बार उससे कुछ पूछता उतना ही बताती थी। फिर भी मैंने अगला पृष्ठ पलटा। आज राधिका, मेरे मामा की बेटी की शादी है और मुझे ना कोई खुशी हो रही है, ना कोई दुख, क्योंकि वह राहुल को पसंद करती थी और यह बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसने मुझे एक खत दिया था राहुल को देने के लिए, लेकिन मैंने वह खत छिपाकर खुद ही पढ़ लिया। उसमें लिखा था, राहुल, जब से तुम यहाँ आए हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने वह खत राहुल को कभी नहीं दिया। जब राधिका ने मुझसे उसके जवाब के बारे में पूछा, तो मैंने कंधे उचकाकर कह दिया कि राहुल ने वह खत पढ़ लिया और तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, जबकि राहुल ने कभी वह खत देखा ही नहीं था। राहुल उस खत को पढ़कर मुझे ही बार बार वह बातें सुनाकर हंसता रहा। अब यह नाक वाली राधिका मुझसे प्यार करेगी। इसके बाद राधिका ने राहुल से कभी बात नहीं की। आज राधिका की शादी हो रही है और मैं सोच रही हूं कि उसने राहुल के साथ कितने ख्वाब देखे होंगे और अब वह उसे कितना कोस रही होगी, जबकि उस बेचारे राहुल को तो कुछ भी नहीं पता था। माफ करना राधिका, मैं नहीं चाहती थी कि उस इंसान से मेरा कोई भी रिश्तेदार जुड़ जाए जिसने मेरी खुशियां छीन ली थीं। मुझे राहुल से नफरत है और अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो शायद मैं तुमसे भी नफरत करने लगती। यहाँ डायरी का दूसरा पन्ना भी समाप्त हुआ। मैं जैसे जैसे डायरी पढ़ता जा रहा था, प्रिया के व्यक्तित्व का यह अनजाना पहलू मेरे सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे मुझे चुनौती दे रहा हो। मैं जो यह दावा करता था कि प्रिया को भली भांति जानता हूं, आखिर 12-13 साल की शादी कोई मजाक नहीं होती। अब मेरा यह भ्रम भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि उस डायरी में जो प्रिया थी, उसे तो मैं कभी जानता ही नहीं था। उसके दिल में उस दुल्हनुमा शख्स के लिए इतनी नफरत थी, और वह कौन था, मुझे तो यह भी नहीं पता था।
क्योंकि देखने में प्रिया से अधिक शांत और गंभीर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हे ईश्वर, बस उसका यह भ्रम बनाए रखना। मैंने अगला पन्ना पलटते हुए प्रार्थना की कि यहाँ कोई ऐसी बात ना हो जो प्रिया के स्वभाव के विपरीत हो, जिसे मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता। मुझे वह दिन अच्छे से याद है जब मेरी मम्मी ने पापा के पैर पकड़कर कहा था, मुझे इस घर में रहने दो, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मगर पापा खुद को इंसान नहीं, कुछ और ही समझने लगे थे। उन्होंने मेरी मम्मी का कोई मान सम्मान नहीं छोड़ा और उसी दिन उन्हें तलाक के कागज भेज दिए। मैं तेजी से पापा की ओर भागी ताकि उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें यह कठोर शब्द बोलने से रोक सकूं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने अपनी मम्मी की चीख सुनी और फिर मेरी नजर राहुल पर पड़ी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उसका खून पी जाऊं। वह ऐसा क्यों कर रहा था? मेरी उससे क्या दुश्मनी थी? कुछ भी नहीं पता। नहीं, वह यह सब क्यों करता था? अब मेरे अंदर जानने की बेचैनी और बढ़ गई थी कि आखिर यह राहुल कौन है और प्रिया ने इसके बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं। मैंने अगला पन्ना पलटा, लेकिन वह फटा हुआ था। बाकी की डायरी भी खाली थी। बस आखिरी पन्ने पर लिखा था, उस रिहाई की तारीख पर मैं पागल हो रही थी। जब राहुल ने मना कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब से वह रिश्ता आया था, मैं उसे पसंद करने लगी थी। शायद एक तस्वीर देखकर ही मुझे उससे प्रेम हो गया था। मगर राहुल ने साफ मना कर दिया कि हमारे घर में उसकी शादी नहीं हो सकती। मम्मी ने भी उसकी बात मान ली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मुझे भी कह दिया था कि मैं उस घर में शादी नहीं कर सकती। मैंने राहुल से कोई बहस नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो बहुत तीखा बोल जाऊंगी। मैंने मम्मी से साफ साफ कह दिया कि वह कौन होता है हमारे घर के मामलों में बोलने वाला। न वह मेरा भाई है, न ही कोई रिश्तेदार, इसलिए उसे हमारे पारिवारिक मामलों में ना घसीटा जाए। मगर मम्मी ने मुझे सख्त नजरों से देखा और कहा, तुम्हारे पिता तो है नहीं, इसलिए किसी मर्द को तो इन मामलों में बोलना ही पड़ेगा। तुम्हारे पिता ने जो कुछ किया उसे मैं भुला चुकी हूं। मगर जब मैंने राहुल के सामने यह मामला रखा तो उसने मना कर दिया। अब भला उसकी मना करने के बाद कैसे मैं तुम्हारी शादी वहां कर सकती हूँ? मम्मी, वह आपके तलाक के समय हंस रहा था, मैंने बेबसी से कहा। मम्मी ने नरमी से जवाब दिया, तब वह बच्चा था, अब वह जवान और समझदार है। बेवजह की दुश्मनी तुमने ही पाल रखी है। छोड़ो ये सारे शिकवे और गिले। देखो, हमारे साथ कोई मर्द नहीं था और ऊपर वाले ने उसे हमारे लिए भेजा है, हमारे संरक्षक की तरह, और तुम उसकी नाशुक्रगुजारी कर रही हो। मेरा खून खौल रहा था। 2 दिन तक मैंने मम्मी को समझाने की कोशिश की, मगर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उनकी आंखों पर राहुल का मोह जैसे पट्टी की तरह बंध गया था। जितना मैं समझाती, उतनी ही वे मेरे खिलाफ होती जा रही थीं। अगर वह मेरा सगा भाई होता, तब भी मैं उसकी बात मान लेती, मगर वह तो अजनबी था। फिर मम्मी कैसे उस पर विश्वास कर सकती थीं? मैंने मम्मी को आत्महत्या की धमकी भी दी और कहा, ठीक है, अब उसके साथ शादी नहीं करनी तो मत करिए। आप जहां कहेंगी, मैं शादी कर लूंगी। मगर उस आदमी का इस घर में होना, उसकी मौजूदगी मुझसे सहन नहीं होती। इस पर मम्मी ने झुंझलाकर कहा, जो करना है करो, तुम सारी उम्र तमाशा करती आई हो। बचपन से वह बच्चा यहाँ रह रहा है और आज तक तुम उससे दुश्मनी निभा रही हो। जो करना है करो, मैं तो थक गई हूं तुम्हें समझाते समझाते। यह कहकर मम्मी वहां से चली गईं। तब मैंने किचन से चूहे मारने की गोलियां उठाई और अपने कमरे में ले आई। मैं पूरी तरह यह निश्चय कर चुकी थी कि अब मुझे आत्महत्या से कोई नहीं रोक सकता और इस कदम के बाद मुझे उस राहुल नाम की मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं आधी रात तक सोचती रही कि क्या मैं जो करने जा रही हूं वह सही है या यह सिर्फ मेरे जज्बातों की कमजोरी है। मैंने ठान लिया था कि या तो अब मैं उसी से विवाह करूंगी या फिर उस राहुल को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी। अगर यह दोनों काम नहीं कर सकी तो मैं प्राण त्याग दूंगी। रात के अंतिम पहर में मैंने चूहे मारने की गोलियां अपने गद्दे के नीचे रख ली थीं, क्योंकि मुझे अभी कुछ समय की आवश्यकता थी। अब मेरे लिए विवाह की इच्छा उतनी प्रबल नहीं थी जितनी उसे राहुल के इनकार ने बना दी थी। मैं अगले दिन उसके पास गई और स्पष्ट शब्दों में पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? क्यों हमारे सिर पर सवार हो गए हो? क्या तुम्हारे पास अपनी कोई जिंदगी नहीं है जो हमारी जिंदगियों पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हो? वह तीखे स्वर में मेरी ओर देखकर बोला, अभी इसी क्षण मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बचपन से मैं तुम्हें सहन करता रहा हूं। अब मेरी सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है। समझ गई तुम? मैंने भी कठोरता से कहा। तो ठीक है, तुम भी मेरे मामलों से दूर रहो और मैं अनिल से ही विवाह करूंगी। समझे तुम? वह झुंझलाकर बोला। क्यों इतनी जिद कर रही हो प्रिया? अगर मैं तुम्हें मना कर रहा हूं वहां विवाह करने से, तो उसके पीछे कोई कारण होगा। मैं थक चुकी हूं तुम्हारी इन्हीं कारणों की कहानियों से। मुझे यह बताओ, तब कौन सा कारण था जब मेरी मम्मी को तलाक हो रहा था और तुम मुस्कुरा रहे थे? राहुल, अब तुम मेरे मन मस्तिष्क पर इस कदर हावी हो चुके हो कि मैं तुम्हारी स्वार्थता के लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकती। राहुल शांत रहा। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही कि कब वह कुछ बोलेगा, मगर वह तो जैसे गूंगे का गुड़ खाकर खड़ा था। अंत में मैंने उंगली उठाकर चेतावनी दी। मैं अनिल से ही विवाह करूंगी। जो करना है, कर लो। यह कहकर मैं बाहर आ गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मम्मी ने अनिल के घर वालों को मना कर दिया और मुझे इसकी जानकारी तक नहीं दी। मैं तुरंत मम्मी के पास गई और पूछा, आपने क्यों मना किया? तो उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा, बताया तो था तुम्हें। राहुल बता रहा था कि वे लोग ठीक नहीं हैं। मम्मी, ये राहुल नहीं, आफत है मेरी जिंदगी की। कब जाएगा ये? मैं अपने कमरे में चली गई। उस समय मुझे बहुत क्रोध आ रहा था। मैंने चूहे मारने की गोलियां हाथ में उठाई और रसोई की ओर चली गई। तभी मम्मी वहां आई। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, अरे, राहुल के लिए दूध लेने आई हूं। तुम जानती नहीं, वो रात को दूध पीकर सोता है। मम्मी, आप जाएं, मैं दे दूंगी उन्हें। यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक मैंने राहुल के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था, और जब अचानक मैंने यह बात कही तो उनका हैरान होना स्वाभाविक था। हाँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, मैं दे दूंगी। वो खुशी खुशी अपने कमरे में चली गईं, जबकि अपने भीतर के जलते हुए मन को ठंडा करने के लिए मैंने राहुल के दूध में जहर मिला दिया और उसके कमरे में देने गई। तो वह बाथरूम में था। ये देखकर मैंने ईश्वर का नाम लिया और जल्दी से दूध रखकर बाहर आ गई। पूरी रात मैंने बेचैनी में बिताई। जब सुबह हुई तो राहुल का वही अंजाम हुआ जो मैंने सोचा था, यानी वह मर चुका था, और वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे सुखद दिन था। मैं यह सब पढ़कर सन्न रह गया। इस सोच में डूबा था कि प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है। वह तो कभी किसी को कठोर शब्द भी नहीं कहती थी। क्या उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह किसी की जान ले सके? मैंने डायरी बंद कर दी थी, लेकिन मेरे विचारों की डोर बहुत दूर तक जा रही थी। और ये राहुल है कौन? मैं इसे क्यों नहीं जानता? हर बार जब राहुल का नाम आता, मेरे दिमाग में यही सवाल उठते। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। साथ ही यह चिंता भी सता रही थी कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, वह सृष्टि ने भी पढ़ा होगा। तो वह अपनी माँ के बारे में क्या महसूस कर रही होगी? वह पहले ही शांत रहती है, लेकिन अब उस पर क्या बीत रही होगी? यह सोचकर मन बहुत व्यथित हो गया। मैं घर वापस आ गया, लेकिन बिल्कुल चुप था। सृष्टि ने भी मुझे एक बार गहरी निगाहों से देखा जरूर था, भले ही कुछ पूछा नहीं, लेकिन मैं उसके देखने के अंदाज को समझ गया था। मैंने 2-3 बार प्रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलना चाहता, शब्द मेरी जुबान पर टिकते ही नहीं थे और मैं एकदम खाली स्लेट जैसा हो जाता। वह मुझे हैरानी से देखकर कहती, अनिल, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, और मैं सिर हिलाकर इनकार कर देता। करीब 2-3 बार मैंने खुद से जंग लड़ते हुए वक्त गुजारा। मैं सोचता रहा, क्या मुझे इन सब बातों को लेकर अपनी पत्नी से सवाल करने चाहिए या नहीं, क्योंकि यह सारी बातें मेरी शादी से पहले की थीं। अब अगर पूछता भी तो उनका मुझसे क्या लेना देना था, और अगर प्रिया को मुझे कुछ बताना होता तो वह शादी के इतने सालों में कभी भी बता सकती थी। अब वह क्यों मेरे सवालों के जवाब देगी? यही सोचें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैंने हालात को देखते हुए कुछ भी कहने को उचित नहीं समझा। मैंने सृष्टि को समझाना चाहा तो वह नरमी से बोली, पापा, जो कुछ भी है उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। आप कृपया मुझे किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए। मैंने इस बात की वजह नहीं पूछी, क्योंकि मैं जानता था कि वह सिर्फ अपनी माँ की वजह से यहाँ से जाना चाहती है।
पता नहीं कैसा वक्त था। मैं अपनी पत्नी और बेटी दोनों की ओर से बहुत परेशान था। आखिर जब मेरी सहन शक्ति की हद पार हो गई, तो एक रात मैंने प्रिया से बात करने का निश्चय किया। वह मेरे लिए दूध गर्म करके लाई थी। जब वह वापस रसोई में जाने लगी, तो मैंने उसकी कलाई पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह बोली, रसोई बिखरी हुई है, मैं अभी आती हूं। मैं बोला, प्रिया, अगर अभी यह बात नहीं की तो यकीन मानो मेरा दिमाग सोच सोच कर फट जाएगा। वो वहीं मेरे सामने बैठ गई और नरमी से बोली, बोलो, क्या बात है? मैं देख रही हूं तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो। मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रहे। ये राहुल कौन है? मैं साफ देख सकता था कि प्रिया के चेहरे की रंगत एक पल में ही बदल गई थी। वो बोली, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई बात हुई है? मुझे फालतू बातें मत सुनाओ। बस जो पूछा है वही बताओ। ये राहुल कौन है? वह बड़ी सफाई से मना करने लगी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं बोला, वही राहुल जिसे तुमने चूहे मारने वाली जहर दी थी। इस बार मैं साफ देख सकता था कि प्रिया के हाथ भी कांपने लगे। अनिल, तुम्हें यह बातें कहां से पता चलीं? मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो इस बात का जरिया जानना चाहती थी। मैं बोला, प्रिया, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, वरना हमारा रिश्ता भी बिगड़ सकता है। ये राहुल कौन है और तुमने उसे क्यों मारा? अनिल, वो मेरा भाई था और जितनी तकलीफ उसने हमें दी थी, मैंने बस वही तकलीफ उसे लौटाई थी। यानी तुम्हारा भाई था और तुमने मुझे आज तक बताया भी नहीं? कैसे बताती? मर तो गया था वो, बल्कि मैंने मार दिया था। फिर बताने लायक बचा ही क्या था? प्रिया, मुझे पूरी बात बताओ। तुम नहीं जानती मेरे भीतर कितना गुबार है। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं। अब सोचकर देखो, मेरी बीवी एक हत्यारी है। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और हमें यह तब पता चला जब वह अपनी नई पत्नी और बेटे को लेकर घर आ गए। मम्मी ने बहुत विरोध किया, लेकिन फिर चुप हो गईं। जब पापा ने उन्हें तलाक दे दिया, मुझे तलाक का उतना दुख नहीं हुआ था जितना उस मुस्कुराहट से हुआ जो तलाक के वक्त राहुल और उसकी मां के चेहरे पर थी। जैसे उन्होंने जीत हासिल कर ली हो और अब हमें बेघर करने की उनकी मंशा पूरी हो गई हो। तलाक के बाद हम नानी के घर चले गए। कुछ सालों बाद नानी भी चल बसी और हम वहीं रहने लगे। 2-3 साल बाद पापा और उनकी दूसरी पत्नी का सड़क हादसे में निधन हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई और राहुल हमारे साथ रहने चला आया। मम्मी ने उसे मजबूरी में रख लिया, लेकिन मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मगर मेरी बातों को उस घर में कोई महत्व ही नहीं देता था। फिर हमारे घर के हर मामले में राहुल को प्राथमिकता मिलने लगी। मम्मी जो भी काम करती, मेरी राय बाद में लेती, लेकिन राहुल को घर का पुरुष मानकर हर सलाह उसी से करती थीं। और वह भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था जब मुझे नीचा ना दिखाए। वह हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कहता जिससे मेरे अंदर गुस्से की आग लग जाती। जानते हो, जब तुमसे शादी की बात आई, तब भी राहुल ने यह शादी नहीं होने दी। मैं बार बार वजह पूछती रही, मगर एक बार भी मेरे तथाकथित भाई ने मुझे वजह नहीं बताई। काश वह तब बता देता तो यह सब कुछ नहीं होता। उन दिनों में मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने राहुल को चूहे मारने की दवा दे दी और अगली सुबह मुझे लगा कि वह मर चुका है। मम्मी उसे अस्पताल लेकर गई थीं, लेकिन लौटते समय वह उनके साथ नहीं था। मैंने भी खुशी मनाई, ये सोचकर कि शायद मम्मी उसकी लाश को मुर्दा घर में दे आई है। तुमसे शादी होने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन माया राहुल को पसंद करती थी। वह नहीं जानती थी कि राहुल मर चुका है और यह भी नहीं जानती थी कि वह मेरा भाई है। उसने मुझे राहुल की तस्वीर दिखाई तो मैं भीतर तक हिल गई, लेकिन तब भी मैंने यह नहीं बताया कि वह मेरा भाई है। वह कहती थी कि उसके भाई यानी तुम कभी भी उसकी पसंद की शादी नहीं होने देंगे, इसलिए वह भागना चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया, क्योंकि मैं जानती थी कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। फिर एक दिन वह सचमुच भाग गई। अंदर ही अंदर मैं बहुत व्यथित थी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि राहुल मुझे सिर्फ इसलिए इस शादी से मना कर रहा था क्योंकि वह तुम्हारी बहन को पसंद करता था। अगर तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारी बहन और राहुल के बीच कुछ चल रहा है, तो तुम उस सब का बदला मुझसे लेते? राहुल ने सौतेला होने के बावजूद मेरा हमेशा ख्याल रखा, लेकिन मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की। उस दिन जब हम चूड़ियों वाली दुकान पर गए थे, जानते हैं मैंने किसे देखा? राहुल और माया को। वे दोनों वहां चूड़ियां खरीद रहे थे।
अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि राहुल बच गया था। दरअसल मैंने उसे चूहे मारने की दवा दी थी, लेकिन कभी दूध नहीं पिया था। शायद वॉशरूम से बाहर निकलते समय उसने मुझे देख लिया था, इसलिए उसने वह दूध नहीं पिया और बच गया। और फिर चुपचाप मेरी जिंदगी से दूर चला गया। आज मैं खुद पर हैरान हूं कि मैंने यह सब क्यों किया। आखिर क्यों किया? ये कहकर वह रोने लगी और खुद को बुरी तरह मारने लगी। मैं उस समय माया से मिलने जा रहा था। मैंने उसे फोन किया और अपने घर बुलाया और साथ में राहुल को भी बुलाने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि माया भी यह सब नहीं जानती थी। जब वे दोनों आए तो मेरे घर का ड्राइंग रूम एक अलग ही दृश्य बन चुका था। प्रिया राहुल से लिपटकर माफी मांग रही थी और वह भी अपने आंसू पोंछते हुए नरम स्वर में अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था, जिनकी वजह से माया ने उससे हमेशा नफरत की थी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अधूरी जानकारी और गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ सकती हैं। दो बदले की भावना अक्सर पछतावे में बदल जाती है। कभी कभी जो हमें दुश्मन लगता है वह दरअसल हमारा अपना होता है। बस हालात और भावनाओं ने पर्दे डाल दिए होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।